गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी का विनायक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीएमएलटी का मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो देखो, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो क्लिनिकल जो पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी जो वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके ग्रीक भाषा से हुई है। यानी कि ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से आपके पैथोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, पैथोलॉजी जो वर्ड है, पैथोलॉजी जो वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड आपके टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। टू वर्ड्स इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है आपके पैथोस और दूसरा होता है आपके लोगोस। पैथोस वर्ड का मतलब होता है सफरिंग और लोगोस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी। पैथोलॉजी वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के आपके टू वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड होता है आपके पैथोस और सेकंड वर्ड होता है वो होता है आपके लोगोस। तो पैथोलॉजी जो वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड आपके टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड होता है पैथोस, पैथोस का मतलब होता है आपके सफरिंग। दूसरा वर्ड होता है जो होता है आपके लोगोस, तो लोगोस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी। तो देखो, पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत डिजीज की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पैथोलॉजी वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड आपके टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड आपके कौन सा है? पैथोलॉजी, पैथो, और सेकंड वर्ड आपके कौन सा होता है? लॉजी। पैथो वर्ड का मतलब क्या होता है आपके? डिजीज या पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। लॉजी वर्ड है, लॉजी वर्ड किसी भी वर्ड के पीछे ऐड होता है तो इसका मतलब होता है स्टडी। तो मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन डिजीज की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, वही ब्रांच आपके क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। तो पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें अपन क्या करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि आपकी जो डिजीज होती है तो डिजीज को अपन क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि अपनी जो बॉडी के जो फ्लूइड्स है, तो बॉडी के फ्लूइड्स को अपन क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। यानी कि उन पे जो भी अपने लेबोरेटरी के जो आपके टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद में आपकी जो डिजीज होती है तो डिजीज को अपन क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। वही ब्रांच आपके क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। एक वर्ड और आता है जिसको अपन बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। आप सभी को पता है कि फिजियोलॉजी वर्ड है, फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है अपनी जो बॉडी है। यानी कि मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अपनी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के क्या नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी अपन किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं? जो भी अपनी बॉडी है, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के क्या नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी अपन करते हैं फिजियोलॉजी।
इसके आगे एक वर्ड ऐड हुआ है जो है आपके पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथो वर्ड का मतलब है डिजीज, यानी कि कोई सा भी ऐसा क्लाइंट है, कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्या हो गई, डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिजीज, जब उसको बीमारी हुई है तो बीमारी की वजह से उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स थे उनके जो फंक्शंस उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि अपनी बॉडी है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है, उन फंक्शंस के अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं उनकी स्टडी अपन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, यानी कि पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की यदि अपन बात करते हैं तो पैथोलॉजी आपके मेडिकल साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है। यानी कि जो भी आपके पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है। तो इट इज द branch of medical science, it is the branch of the medical science in which study of, यानी कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोकेमिकल चेंजेस that related डिजीज या डिसऑर्डर, सॉरी एक मिनट, यानी कि चेंजेस इनटू द सेल करना, चेंजेस इनटू द सेल्स, टिश्यू, organs that related डिजीज। यदि अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि आपकी जो पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी क्या है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। इन विच स्टडी ऑफ, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी, यानी कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोकेमिकल चेंजेस इनटू द सेल्स, यानी कि अपनी जो बॉडी है तो बॉडी के जो भी आपके ऑर्गन्स है, जो भी आपके सेल्स है, जो भी आपके टिश्यू है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेज आ रहा है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी जो संरचना है, संरचना में क्या चेंजेज आ रहा है, फंक्शनल, यानी कि जो भी उसके नॉर्मल फंक्शंस है उनके अंदर क्या चेंजेज आ रहा है। नेक्स्ट आपके बायोकेमिकल चेंजेज, यानी कि उसके अंदर बायोकेमिकली क्या चेंजेज हो रहा है, किसके अंदर, इनटू द सेल, सेल के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऊतकों के अंदर, ऑर्गन्स, यानी कि जो भी बॉडी के जो अंग है, अंगों के अंदर, डेट रिलेटेड डिजीज, यानी कि कोई बीमारी हुई है, उस बीमारी की वजह से अपनी जो बॉडी है तो बॉडी के जो नॉर्मल जो सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चरली चेंजेज आया, क्या उनकी संरचना में चेंजेज आया, क्या उनके फंक्शंस में चेंजेज आ रहा है, क्या उनके अंदर बायोकेमिकली चेंजेज हो रहा है, उसकी स्टडी करते हैं, वही आपके क्या कहलाती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखो, अगर अदर अपन डेफिनेशंस की यदि अपन बात करते हैं, अदर और डेफिनेशंस जानते हैं इसकी, तो सेकंड डेफिनेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है, मेडिकल साइंस की एक स्पेशल ब्रांच होती है, यानी कि आपके पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की स्पेशल ब्रांच होती है,
जिसमें जिसमें हम बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी सिक्रेशंस like stool, blood, urine, CSF, इत्यादि की स्टडी करते हैं यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी क्या आपके मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस की एक क्या होती है, स्पेशल ब्रांच होती है। और इस ब्रांच के अंदर अपन जो भी आपकी बॉडी है, बॉडी के जो भी आपके फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी के जो भी आपके सिक्रेशंस होते हैं, यानी कि आपके स्टूल हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, सीमन हो गया, इनकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वही ब्रांच आपके क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। यानी कि इनकी अपन जो भी आपके बॉडी के जो भी फ्लूइड्स है, जो भी सिक्रेशंस है, तो इनकी अपन स्टडी करते हैं। साथ में अपन इनका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका अपन क्या करेंगे, जो भी आपके जो टिश्यू वगैरह है, तो इनको अपन एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो भी आपके बॉडी के फ्लूइड्स है, इनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में जो भी आपकी डिजीज़ होती है, तो उस डिजीज़ को अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। वही ब्रांच आपके क्या कहलाती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाती है। यदि ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो सीधी सी डेफिनेशन को याद रखना है, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, वही ब्रांच आपके क्या कहलाती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके मेडिकल लेबोरेटरी। मेडिकल लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी क्या होती है, मेडिकल लेबोरेटरी एक ऐसा पैलेस होता है, यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी है तो मेडिकल लेबोरेटरी एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के जो भी आपके फ्लूइड्स होते हैं और टिश्यू होते हैं, तो उनका अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसे अपन क्लिनिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहते हैं। तो मेडिकल लेबोरेटरी एक पैलेस होता है, जहां हम मेडिकल लेबोरेटरी एक ऐसा पैलेस होता है जहां हम ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे क्लिनिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहते हैं। यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी की यदि अपन बात करते हैं तो मेडिकल लेबोरेटरी एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का, दूसरा आपके जो भी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनका, जो भी आपके टिश्यू होते हैं, तो इन टिश्यू का अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऐसा पैलेस अपने क्या कहलाता है, क्लिनिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपनी जो क्लिनिकल मेडिकल जो लेबोरेटरी होती है, तो क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टाफ होते हैं,
जिनकी अपन को इस लेबोरेटरी के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टाफ, यानी कि जो आपकी क्लिनिकल जो मेडिकल लेबोरेटरी है तो उसके अंदर कौन कौन से स्टाफ होते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो मोस्टली आपके 3 स्टाफ होते हैं। फर्स्ट होता है आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फर्स्ट स्टाफ होता है वो कौन होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सेकंड जो स्टाफ होता है वो होता है आपके टेक्नोलॉजिस्ट, थर्ड जो स्टाफ होता है वो आपके होता है पैथोलॉजिस्ट। यह आपके 3 स्टाफ होते हैं जो आपके मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। फर्स्ट आपके कौन होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दूसरा जो पर्सन होता है उसको अपन बोलते हैं टेक्नोलॉजिस्ट, और तीसरा जो पर्सन होता है उसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो 3 स्टाफ होते हैं अपने मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन। फर्स्ट स्टाफ आपके कौन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वह पर्सन होता है जो सबसे पहले आपके जो पेशेंट आएगा उस पेशेंट से जो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस बोलते हैं। यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस आपका जो पेशेंट है, पेशेंट के साथ में सबसे पहले जो पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है वह आपके कौन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी आपने आइडियाज़ वगैरह है, जो भी अपनी थॉट्स है, जो भी अपने विचार है उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर पहुंचाना। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर पहुंचाना वो आपके क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ऐसा पर्सन होता है जो सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो पर्सन मिलता है वो आपके कौन होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होता है। अब देखिए यदि इसके अपन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होती है, 10+2, 12th पास होना चाहिए। 12th पास ये आपके साइंस से होना चाहिए, साइंस के अंदर ये बायो से हो सकता है या आपके मैथ से हो सकता है, कोई से भी सब्जेक्ट से हो सकता है, लेकिन होना साइंस से चाहिए। यानी कि ऐसा पर्सन है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो सबसे पहले आपका जो पेशेंट आएगा पेशेंट से सबसे पहले क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। मिनिमम यदि इसके क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और 12th पास भी आपके किससे हो सकता है, या तो ये बायो से हो सकता है या आपके किससे हो सकता है, मैथ से हो सकता है। साथ में देखो इसके पास में 2 ईयर का जो आपके डिप्लोमा कोर्स है, जो आपके डीएमएलटी का जो डिप्लोमा है तो वो भी इसके जो आपके रजिस्टर्ड जो आपके काउंसिल होती है, ठीक है, स्टेट काउंसिल होती है, तो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि इसके पास में 2 साल का जो आपके डिप्लोमा है, डीएमएलटी का जो डिप्लोमा है वो इसका किया हुआ होना चाहिए। साथ में आपके जो भी स्टेट काउंसलिंग है, यानी कि अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो आपके रजिस्ट्रेशन करने वाली जो काउंसिल है यानी कि स्टेट काउंसलिंग है वो आपके कौन सी है, आरपीएमसी। तो आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में इनका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और ये पर्सन है वो इससे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ये आपका क्या माना जाएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन माना जाता है। अब देखो यदि इसके अपन फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस की यदि अपन बात करेंगे तो कौन कौन से इसके काम होते हैं, क्या इसके वर्क होते हैं। फंक्शंस की यदि अपन बात करते हैं तो फर्स्ट जो इसका फंक्शंस होता है वो होता है आपके सैंपल कलेक्शन। यानी कि आपकी जो लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल कलेक्शन का जो काम है
सैंपल कलेक्शन का जो काम करता है वो आपके कौन करता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन करता है। यानी कि कोई सा भी पेशेंट है तो पेशेंट का कौन सा सैंपल है, ठीक है, जिसका कलेक्शन करना है, तो जो कलेक्शन करने का जो काम करेगा वो आपके कौन करेगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन करेगा। दूसरा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। यानी कि जो भी आपका पेशेंट आ रहा है तो उस पेशेंट को जो भी प्रोसीजर अपन को करना है वो प्रोसीजर आपको इसको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि कोई सा भी पेशेंट है तो पेशेंट का यदि अपन को यूरिन का कलेक्शन करना है तो यूरिन कलेक्शन करना है तो उससे पहले आपको पेशेंट को क्या करना है, बताना है, उस प्रोसीजर को आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, उसको बता देना है कि किस टाइप से आपको यूरिन का जो कलेक्शन है वो आपको कंटेनर में करके लाना है। तो ये भी काम किसका होता है, आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का होता है। थर्ड काम होता है टेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट। विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट। यानी कि जो भी आप लेबोरेटरी के अंदर जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उस टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हुए, यानी कि हेल्प की सहायता से जो भी आपके लेबोरेटरी के जो टेस्ट होते हैं तो उनको डन करने का जो काम होता है वो भी आपके किसका होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का होता है। तो फर्स्ट स्टाफ होता है अपने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। ये वह पर्सन होता है जो सबसे पहले अपना जो पेशेंट है, पेशेंट के साथ में क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। यदि इसके अपन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, बायो या मैथ से होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी से हो सकता है या मैथमेटिक्स से ये हो सकता है। साथ में इसके पास में 2 ईयर का जो आपके डिप्लोमा कोर्स है, जो अपने लेबोरेटरी का जो डिप्लोमा होता है, जो डीएमएलटी है, डीएमएलटी कोर्स इसका किया हुआ होना चाहिए। जो भी अपने स्टेट की जो रजिस्टर्ड जो काउंसिल है तो उस काउंसलिंग के द्वारा ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि अपन इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या इसके काम होते हैं तो पहला काम होता है इसका सैंपल का क्या करना, कलेक्शन करना। दूसरा काम होता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट है पेशेंट को क्या करना है, जो प्रोसीजर है प्रोसीजर को क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है। पेशेंट का कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर करने का जो काम करता है वो भी आपके कौन करेगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस करेगा। टेस्ट डन विथ द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी आपका टेक्नोलॉजिस्ट है तो टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ में, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प भी करना है और जो भी टेस्ट है उनको डन करने का जो काम करता है वो आपके कौन करता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो स्टाफ होता है वो होता है आपके टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट होता है तो टेक्नोलॉजिस्ट की यदि अपन क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है जो भी आपके टेक्नीशियन है, जो आपके लेबोरेटरी जो टेक्नीशियंस है तो उसकी क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। दूसरा, यदि अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजिस्ट है तो टेक्नोलॉजिस्ट की जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होती है तो वो क्या होनी चाहिए, 10th प्लस 12 यानी कि 12th पास होना चाहिए। बायो से हो सकता है या आपके किससे हो सकता है, मैथमेटिक्स से हो सकता है, बायो या मैथ से ये हो सकता है पास। साथ में देखो जो भी बैचलर डिग्री होती है, यानी कि जो आपके बीएमएलटी जो डिग्री कोर्स 3 ईयर का होता है ये बीएमएलटी, तो बीएमएलटी जो डिग्री कोर्स है वो इसका किया हुआ होना चाहिए। साथ में अपनी जो रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो भी अपनी जो काउंसिल होती है तो काउंसिल के द्वारा ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजिस्ट है तो टेक्नोलॉजिस्ट आपके जो टेक्नीशियंस होता है तो टेक्नीशियंस के साथ में मिलके जो भी अपना जो पेशेंट होता है तो पेशेंट की जो आपके ट्रू रिपोर्ट होती है तो उसको प्रिपेयर करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो सेकंड जो स्टाफ रहेगा, सेकंड स्टाफ आपके कौन सा रहेगा, टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट की यदि अपन बात करते हैं तो मेन जो काम रहेगा वो रहेगा जो अपने लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की क्या करना, हेल्प करना।
साथ में यदि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि अपन बात करते हैं तो मिनिमम यदि क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो 12वीं ये पास होना चाहिए, बायो से हो सकता है या मैथमेटिक्स से हो सकता है, यानी कि साइंस से पास होना चाहिए। साथ में इसके पास में जो 3 ईयर का जो डिग्री कोर्स है, यानी कि जो BMLT है, बैचलर जो डिग्री है, तो बैचलर डिग्री इसकी की हुई होनी चाहिए। साथ में अपनी जो भी पैरामेडिकल जो भी काउंसिल है, उस पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपके सेकंड स्टाफ होता है टेक्नोलॉजिस्ट। थर्ड स्टाफ की बात करते हैं तो वो होता है आपके पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट होता है तो पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट का काम होता है जो भी आपके अदर जो हेल्थ केयर वर्कर है तो उनकी क्या करना, हेल्प करना, यानी कि कोई सा भी प्रोसीजर वगैरह, कोई सा भी टेस्ट वगैरह वो कर रहे हैं, यदि उनको किसी टाइप का कोई डाउट है तो हेल्थ केयर जो वर्कर है तो हेल्थ केयर वर्कर की ये क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। यदि इसकी अपन मिनिमम क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यदि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस की यदि अपन बात करते हैं तो इसके पास में जो MBBS होती है, MBBS की जो डिग्री होती है, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, MBBS की जो इसके पास में जो डिग्री है वो इसके पास में होनी चाहिए। दूसरा MD, यानी कि MD की जो डिग्री होती है, यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो डिग्री है वो भी इसके पास में होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें याद रखना, एक तो यानी कि इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपके क्या रहेगी, MBBS ये होना चाहिए। दूसरा MD ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यदि इसके अपन फंक्शंस की बात करते हैं, कार्यों की यदि अपन बात करते हैं, कार्य की यदि अपन बात करते हैं तो जो आपकी जो लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी के अंदर सबसे जो सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, सीनियर पर्सन रहेगा वो आपके कौन रहेगा, पैथोलॉजिस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपके किन की होती है, पैथोलॉजिस्ट की होती है। तो पैथोलॉजिस्ट है तो इनका काम होता है जो भी आपके हेल्प करना, एक तो फर्स्ट काम हो जाएगा हेल्प अदर जो भी आपके जो लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, हेल्थ केयर जो वर्कर है तो उनकी क्या करना, हेल्प करना। दूसरा जो इनका मेन जो फंक्शंस होता है वो होता है आपके डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि जो भी बीमारी है तो बीमारी को क्या करना, डायग्नोसिस करना। दूसरे आपके जो ये पर्सन होता है तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपके जो भी लैब टेस्ट होते हैं, तो लैब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, लैब टेस्ट परफॉर्म, जो भी लैब टेस्ट परफॉर्म करने का जो काम करते हैं वो भी आपके कौन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट। एक आपके जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वेरीफाई, जो भी आपके पेशेंट है, पेशेंट की जो रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को जो वेरीफाई करने का जो काम करते हैं वो भी आपके कौन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट करते हैं। कि जो भी आपका पेशेंट था, पेशेंट की जो रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने का जो काम करेंगे वो भी आपका कौन करता है, पैथोलॉजिस्ट करता है। तो ये आपकी जो लेबोरेटरी होती है तो लेबोरेटरी के अंदर ये आपके स्टाफ होता है जिनका ये अलग अलग क्या रहता है, काम रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके लैब सेक्शन। लैब सेक्शन है, लैब सेक्शन का मतलब होता है आपकी जो लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी के अंदर जो भी आपके वर्क होता है तो वर्क की जो नीड होती है, वर्क की नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपके लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना, वही आपके क्या कहलाता है, लैब सेक्शन कहलाता है। यानी कि जो भी अपनी लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी के अंदर जो भी अपना वर्क होता है
तो वर्क की जो नीड होती है, वर्क की नीड के अकॉर्डिंग जो भी अपनी लेबोरेटरी है, तो उस लेबोरेटरी को अपन डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग उसके क्या बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं, उनमें अपन उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, लैब सेक्शन कहलाता है। यानी कि अपनी जो लेबोरेटरी है, तो उस लेबोरेटरी को अपन क्या करें, डिफरेंट पार्ट के अंदर, ये अपनी कोई लेबोरेटरी थी, इस लेबोरेटरी को अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट के अंदर अपन ने इसका क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, अलग अलग इसके अंदर अपन ने क्या बना दिए, जोन बना दिए। ठीक है, अलग अलग पार्ट के अंदर इसको अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही आपका क्या कहलाता है, लैब सेक्शन कहलाता है। अब देखो लैब सेक्शन क्यों करते हैं, क्या इसके पर्पज है, क्या एम है, यानी कि लैब सेक्शन तो अपन कर रहे हैं, तो इस लैब सेक्शन को करने के फायदे होने चाहिए, कुछ फायदा होगा तभी तो अपन क्या कर रहे हैं, लैब सेक्शन कर रहे हैं। बिना फायदे के कोई काम नहीं किया जाता। यदि किसी चीज़ से बेनिफिट है तो बेनिफिट वाला वर्क अपन कर रहे हैं। तो लैब सेक्शन कर रहे हैं, तो लैब सेक्शन के क्या एम्स होते हैं, क्यों अपन लैब सेक्शन करते हैं। तो देखो लैब सेक्शन करने का जो मेन जो गोल होता है, मेन जो कारण होता है, वो होता है कि अपने जो डिफरेंट टाइप के जो आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनको अपन अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट है, तो उनके अंदर अपन डन कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग अपन ने इनके सेक्शन बना दिए, अलग अलग सेक्शन अपन ने बना दिए, तो अलग अलग टाइप के आपके जो भी डिपार्टमेंट है वो आपने बना दिए। जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशन अपन को करने हैं, तो अपन डिफरेंट जगह पे अपन क्या करवा सकते हैं, इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवा सकते हैं। अब देखो इनके फायदे क्या होते हैं, तो फर्स्ट मेन जो फायदा होगा वो होगा आपका जो वर्क आउटपुट है, वर्क आउटपुट है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी के अंदर जो वर्क आउटपुट है, तो वर्क आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो मेन फायदा होता है वो होता है जो भी आपके वर्क की जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी की जो एक्यूरेसी है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वर्क क्वालिटी एक्यूरेसी को अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, तो उस वर्क की जो एक्यूरेसी है, जो भी उसकी क्वालिटी के अंदर जो एक्यूरेसी है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा यानी कि अपना जो वर्कलोड है, तो वर्कलोड को अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वर्कलोड था तो वर्कलोड आपका कम हो जाएगा। यानी कि एक ही टेक्नीशियन है, ठीक है, एक ही टेक्नीशियन सारे डिपार्टमेंट के काम थोड़ी कर सकता। तो अपन क्या करें, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अपने लैब को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कर दिया तो सबका जो फंक्शंस है, सबके जो काम है, वो सारों के क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग काम हो जाएंगे तो आपका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा आपके वर्क की जो क्वालिटी है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। एक आपका वर्क का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी कि हेमेटोलॉजी जो लैब है, तो हेमेटोलॉजी के अंदर एक ही काम है कि केवल और केवल आपको क्या करना है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करना है। यदि अपन एक ही लैब टेक्नीशियन को वहाँ पे लगा रहे हैं और वो अकेला पर्सन भी यदि काम कर रहा है, तो अपने जो वर्क का जो आउटपुट है वो अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एक और बेनिफिट होता है इसका, यानी कि जो भी आपके टेक्नीशियंस वगैरह है, जो भी वर्कर है, तो वर्कर को क्या मिल जाएगा, प्रॉपर पैलेस मिल जाएगा, प्रॉपर पैलेस इन लेबोरेटरी। यानी कि जो भी काम करने वाले हैं, अब एक लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी में सारे टेक्नीशियंस वगैरह आ रहे हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजी की जांच हो रही है, उसी में अपन अलग अलग जांचें करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के जो प्रोसीजर है वो भी वहीं पे करवा रहे हैं, जो अपने अदर जो टेस्ट है यानी कि यूरिन का टेस्ट है वो भी उसी सेक्शन में करवा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी अपने जो टेक्नीशियंस वगैरह है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो आते जाते रहेंगे, तो प्रॉपर पैलेस नहीं मिलेगा। अब अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग सेक्शंस के अंदर अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। अगर अलग अलग सेक्शन में अपन इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो अपनी जो लेबोरेटरी है, तो उस लेबोरेटरी के अंदर जो भी टेक्नीशियंस वगैरह है, जो भी उसके अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स है, तो उनको प्रॉपर पैलेस मिल जाएगा। अब देखो जो भी अपने जो लैब सेक्शन होते हैं,
तो लैब सेक्शंस के अंदर जो भी अपनी जो लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी को अपन कौन कौन से पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है अपने हेमेटोलॉजी, यानी कि कौन कौन से इसके अंदर अपन सेक्शन है, जिन सेक्शंस के अंदर अपन उनको क्या करें, डिवाइड करें। तो पहला देख लो, यानी कि ये अपन ने सेक्शन किया, ये किसका है, हेमेटोलॉजी का। हेमेटोलॉजी यानी कि हेमेटोलॉजी जो लैब सेक्शन रहेगा, कि एक सेक्शन अपने क्या कौन सा बना दिया, हेमेटोलॉजी। दूसरा सेक्शन यानी कि आपने और डिवाइडेशन किया, वो आपने कौन सा बना दिया, ब्लड बैंकिंग बना दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि कौन कौन से इसके सेक्शन किए जाते हैं। एक फर्स्ट हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। सेकंड सेक्शन की यदि अपन बात करते हैं, तो सेकंड सेक्शन आपके कौन सा हो जाएगा, ब्लड बैंकिंग। थर्ड सेक्शन की यदि अपन बात करते हैं, तो वो आपके सेक्शन हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी अलग अलग सेक्शन अपन बना सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सेक्शन अपन बना सकते हैं इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शन अपन बना सकते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट यदि अपन सेक्शंस की यदि अपन बात करते हैं, अलग अलग सेक्शन, यानी कि पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। तो ये इस टाइप से अपन नेक्स्ट यदि अपन सेक्शंस की बात करते हैं, बायोलॉजी। अलग अलग अपन इनके क्या बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं। अलग अलग जो आपकी लैब है, तो लेबोरेटरी के अलग अलग अपन क्या बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं। यानी कि फर्स्ट हेमेटोलॉजी, दूसरा आपका ब्लड बैंकिंग हो गया, तीसरा आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी अलग अलग सेक्शन बना दिए, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का अलग बना दिया, वायरोलॉजी का अलग बना दिया, पैरासाइटोलॉजी का अलग बना दिया, माइकोलॉजी का अलग बना दिया। नेक्स्ट सेक्शन की यदि अपन बात करते हैं, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शंस की यदि अपन बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शन की यदि अपन बात करते हैं, तो हो जाएगा आपके हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट यदि अपन सेक्शन की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट यदि और सेक्शंस की यदि अपन बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके सीरोलॉजी, नेक्स्ट और सेक्शंस की यदि अपन बात करते हैं, तो आपके हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा अपने सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट, सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, जो अपनी लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी को अलग अलग सेक्शंस के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैब सेक्शन बोलते हैं। अब देखो ये जो आपका लैब सेक्शन है, तो लैब सेक्शंस के अंदर अपन अलग अलग जो लैब है, लैब के अलग अलग क्या बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं। तो फर्स्ट यदि अपन सेक्शंस की यदि अपन बात करते हैं, तो पहला आपके देखो फर्स्ट कौन सा है, हेमेटोलॉजी। यानी कि हेमेटोलॉजी जो सेक्शन है, तो हेमेटोलॉजी सेक्शन के अंदर अपन को क्या करना है, जो भी अपना ब्लड होता है, ब्लड है, तो ब्लड की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी अपने ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, तो उन ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की अपन क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं। तो हेमेटोलॉजी क्या होती है, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जो भी अपने ब्लड है, ब्लड की प्रॉपर्टीज, ब्लड का जो नेचर होता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड जो भी आपका डिसऑर्डर है, तो उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो वो सेक्शन आपके कौन सा होता है, हेमेटोलॉजी सेक्शन होता है। तो हेमेटोलॉजी सेक्शन है, हेमेटोलॉजी सेक्शन में केवल और केवल अपन को किसकी स्टडी करनी है, ब्लड की स्टडी करनी। नेक्स्ट देखो सेकंड जो सेक्शन होता है अपनी लेबोरेटरी का, वो आपका कौन सा है, ब्लड बैंकिंग।
तो ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो भी आपकी ब्लड बैंकिंग है, तो ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत जो भी आपके ब्लड है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स का अपन क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद में उनका सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने के बाद में उनका अपन स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज करने के बाद में जो भी आपके ज़रूरतमंद है, यानी कि जो भी आपका पेशेंट है, जिसको ब्लड की क्या है रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, उनको अपन क्या करवाते हैं, ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सेक्शन आपके कौन सा हो जाएगा, ब्लड बैंकिंग सेक्शन हो जाएगा। थर्ड सेक्शन होता है वो आपके कौन सा होता है, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो ब्रांच आपके क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अलग अलग और लैब के सेक्शन डिवाइड कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट आपके बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की जो क्लासेज है उनके अंदर आप देख लेना, डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कुछ एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ एक ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ एक बेसिलाई होते हैं, कुछ एक कोकाई होते हैं। तो जितने भी आपके बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया की जो अपन स्टडी करते हैं वो आपके किसके अंदर करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। ठीक है। सेकंड जो आपका सेक्शन होता है वो होता है आपके वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी आपके माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अपन वायरस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अलग अलग टाइप के आपके वायरस होते हैं, नाम सुना होगा आपने, HIV वायरस होता है, आपके हेपेटाइटिस वायरस होता है। इस टाइप से आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है, अनंत प्रकार के वायरस होते हैं, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। तो उन वायरस की यदि अपन को स्टडी करना है तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो वायरोलॉजी का जो सेक्शन है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, केवल और केवल वायरस की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पैरासाइटोलॉजी। तो ये लेबोरेटरी का वह डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत केवल और केवल आपके जो पैरासाइट्स होते हैं, तो उन पैरासाइट्स की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है आपके मायोलॉजी। तो मायोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो भी आपके फंगाई होते हैं, तो फंगाई की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो डिपार्टमेंट आपके क्या कौन सा कहलाएगा, मायोलॉजी कहलाएगा। तो देखो लेबोरेटरी का अपन ने अलग सेक्शन बना दिया, कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी। अब केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपन को इसमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसमें भी अपन ने अलग अलग क्या कर दिए, डिपार्टमेंट बना दिए, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, जिसके बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी करनी है वो बैक्टीरियोलॉजी लैब में चला जाएगा। जिसको वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी करनी है, वो वायरस की जांच करवानी है, तो वायरोलॉजी लैब के अंदर अपन इसका इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। जिसके अपन को सैंपल के अंदर पैरासाइट्स की स्टडी करना है, तो उसको पैरासाइटोलॉजी जो लैब है उसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसके अंदर अपन को फंगाई की स्टडी करनी है, तो उनको अपन बायोलॉजी जो लैब है इसके अंदर अपन इनकी क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट आता है देखो आपके लेबोरेटरी का जो सेक्शन है वो आपके कौन सा है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये अपने मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अपने जो बॉडी के जो भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के फ्लूइड्स की यदि अपन बात करते हैं, या अपन बॉडी के जो भी अपने जो सिक्रेशंस होते हैं, तो उनके अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि बॉडी के फ्लूइड्स की बात करते हैं तो आपका ब्लड होता है, CSF होता है, यूरिन होता है, स्पूटम होता है, सीमन होता है। बॉडी के सिक्रेशंस में यदि अपन बात करते हैं तो आपके स्टूल होता है। तो अपन इनकी स्टडी अपन किसके अंतर्गत करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। यानी कि जो भी आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स है, उन बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर क्या चेंजेज आया, उन चेंजेज के आधार पे जो भी आपकी डिजीज होती है, तो उस डिजीज का अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और वही ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो अलग सेक्शन है वो अपन बना लेते हैं। यानी कि किसी को यूरिन की जांच करवानी है, किसी को स्टूल की जांच करवानी है, तो वो सीधे आपके कहाँ जाएंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अपन किसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, अपने कोई कोशिका सेल की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके डिपार्टमेंट कौन सा होगा, साइटोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपके हिस्टोपैथोलॉजी।
तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी आपके बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू का आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वो आपके कौन से डिपार्टमेंट में करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी लैब का जो सेक्शन है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इनका इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो सेक्शन है इसमें आपके जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू का क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी, यानी कि अपनी जो बॉडी है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी आपके एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज की अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी करें। एंटीजन और एंटीबॉडीज की जो अपन स्टडी करेंगे, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की अपन स्टडी कर रहे हैं, वो ब्रांच आपके कौन सी कहलाएगी, इम्यूनोलॉजी। तो इसका अपन अलग सेक्शन बना देंगे, यानी कि जिसको एंटीबॉडीज या कोई एंटीजन एंटीबॉडी कोई रिएक्शंस वगैरह है उनका अपन को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अपन कौन से सेक्शन में कर देंगे, इम्यूनोलॉजी जो सेक्शन है उसके अंदर अपन इनका इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी जो लैब का सेक्शन है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी बॉडी का जो सीरम है, तो सीरम से रिलेटेड जो भी आपके डिसऑर्डर है, यदि उनका अपन को इन्वेस्टिगेशन करना है, या सीरम से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई बीमारी है उनका अपन को डायग्नोसिस करना है, तो उनका अपन जो सीरोलॉजी जो लैब सेक्शन है इसके अंतर्गत अपन इसका क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो भी अपनी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो भी अपन फूड वगैरह जो भी अपन खा रहे हैं, यानी कि खाना खाते हैं, तो खाने के साथ में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, एंजाइम खाते हैं, ये सॉरी विटामिन्स अपन इनटेक करते हैं, जो भी आपके मिनरल्स होते हैं तो उनका अपन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। एंजाइम का काम होता है जो भी आपके बॉडी के जो भी आपने न्यूट्रिएंट जो आपने खाए हैं, ठीक है, तो उनका क्या करना, डाइजेशन करना। तो आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार से उनका डाइजेशन हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, आपका जो भी फूड है, तो फूड के अंदर बॉडी के अंदर क्या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो अपन करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगला होता है सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो इस सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये भी एक लैब का सेक्शन होता है। इसके अंदर जो भी अपनी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स वगैरह है, जो भी अपने सैंपल्स होते हैं, तो उन सैंपल का अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। यानी कि कोई सा भी पर्सन आया है जिसका अपन को क्या करना है, ब्लड का कलेक्शन करना है, तो ब्लड का कलेक्शन करना है तो अपन को वेन को पंचर करना है। वेन को पंचर करने के बाद में वहाँ से जो भी ब्लड का जो सैंपल है वो अपन को क्या करना है, निकाल लेना है। तो सैंपल कलेक्शन जो डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत केवल और केवल आपके जो भी सैंपल्स है, तो उन सैंपल का अपन को क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो इस प्रकार से अपन जो अपनी लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी को अलग अलग पार्ट के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग अपन क्या बना लेंगे, इनके सेक्शन बना लेंगे, और अलग अलग सेक्शन के अंदर अपन अलग अलग जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि आपका एक तो वर्क का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, दूसरा आपके जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट की जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी को अपन बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ यानी कि आपके वर्कलोड है, तो हर टेक्नीशियंस का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला जो भी आपके टेक्नीशियंस वगैरह है, जो भी आपका पेशेंट आ रहा है, तो उनको प्रॉपर जो अपना स्पेस है लेबोरेटरी के अंदर वो अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, लैब सेक्शन के मेन एम्स होते हैं, और ये आपके क्या होता है, लैब सेक्शन होता है। तो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन में इतना ही है। ओके, थैंक यू।